इलास्टिसिटी की जर्नी में अभी तक एक बात पक्की हो चुकी है कि किसी भी मटेरियल को हम फोर्स लगाकर उसके शेप को डिफॉर्म कर सकते हैं, और जब ऐसा करेंगे तो मटेरियल के अंदर एक स्ट्रेस डेवलप होता है, एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होती है जो उस मटेरियल को उसके शेप को रिगेन कराती है ना। अब जब किसी भी मटेरियल को हम स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो हमें फोर्स लगानी होती है। किसके अगेंस्ट फोर्स लगाते हैं हम? तो आंसर है उस मटेरियल में पैदा हो रही रिस्टोरिंग फोर्स के। फिर उसको हम एक पॉइंट से फोर्स लगाकर स्ट्रेच करते हैं, यहां से इसको फोर्स लगाकर स्ट्रेच करते हैं और मान लो यहां तक लेकर आ जाते हैं। ठीक है, हमने क्या किया? फोर्स लगाकर इसकी जो साइज था, इसके जो मॉलिक्यूल थे, उनको हमने ये डिस्प्लेस करा दिया, थोड़ा सा चेंज लेकर आ गए। और जब हम फोर्स लगाकर डिस्प्लेस किसी भी ऑब्जेक्ट को करते हैं तो क्या कहलाता है? तो आंसर है वर्क डन। फोर्स लगाकर डिस्प्लेस करेंगे तो क्या कहलाएगा? वर्क डन। और जब भी कभी वर्क डन किया जाता है तब एनर्जी खर्च होती है। कहाँ जाती है एनर्जी? तो हमें पता है कि एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हमने जो पढ़ा है एक लॉ कि एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। तो वो कौन कौन सी फॉर्म में रहती है? बहुत सारी फॉर्म है। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये बहुत सारी फॉर्म है। जनरली एक पोटेंशियल एनर्जी किस फॉर्म में होती है? तो सुनो बात, अगर मैं इस मार्कर की बात करता हूं, इसको यहां से उठाकर मैंने यहां रख दिया ऊपर, तो क्या इसके पास एनर्जी है? अगर है तो सबूत क्या है? तो आंसर है कि ये रहा मेरा हाथ, वहां से गिरेगा और हाथ को तोड़ देगा, नीचे आ चुका है। इसका मतलब कि इसके पास एनर्जी थी, तभी इसने नीचे रखे ऑब्जेक्ट को तोड़ दिया। जैसे एक रबर, अगर हम उसको ऐसे करके खींचते हैं, ठीक है, हमें उसको जैसे ही छोड़ेंगे वो आगे जाएगा। चलिए अब हम मान के चलते हैं कि दैट यू आर अ फैन ऑफ सुपरमैन। तो ऐसे में आप सामने खड़े होते हो, मेरे पास एक स्प्रिंग है, ठीक, वो स्प्रिंग ये ऐसे लंबी है, ऐसे 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 ऐसे। मैं इस स्प्रिंग में एक बॉल को फंसाता हूं, ये इधर, ये, फिर मैं स्प्रिंग को कंप्रेस करता हूं, तो स्प्रिंग कैसी हो जाती है? ऐसे हो जाती है। आप बोलते बॉल को छोड़ दो, मुझे कोई डरने वाली बात नहीं है। फिर मैंने इसी स्प्रिंग को आपके चेहरे के आगे और कंप्रेस किया, यहां तक कंप्रेस किया। अब बोलो बॉल को छोड़ूं क्या? तो आप कहते मत छोड़ो। क्यों ना छोड़ो? क्योंकि अब यहां से जब बॉल को छोड़ोगे तो तेजी से आएगी और चेहरे पे एक फोर्स लगाएगी, चेहरे को चोट पहुंचाएगी। तो क्या देखा आपने कि हमने इस स्प्रिंग में बॉल फंसा के स्प्रिंग को वर्क कराया, वर्क कराया, वर्क कराया। तो जितना ज़्यादा वर्क करा रहे हैं उतनी ज़्यादा एनर्जी हमारी खर्च हो रही है, और वो स्प्रिंग में एक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होती है। हम उस एनर्जी का एक्शन देखना चाहते हैं, तो यहाँ से बॉल को छोड़ के देखा, बॉल तेजी से आगे जाती है। तो यही है प्रूफ कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी थी।
तो पोटेंशियल एनर्जी होने का सबूत क्या है? तो आंसर है कि वो एनर्जी कहीं ना कहीं किसी ऑब्जेक्ट में उसकी ओरिएंटेशन में चेंज को शो करेगी, उसकी हाइट को शो करेगी, उसकी लोकेशन को चेंज शो करेगी। जैसे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है कि यहाँ ज़्यादा है? तो आंसर है कि स्प्रिंग को अगर यहाँ से यहाँ कंप्रेस करोगे, लोकेशन चेंज करके देखा हमने कि एनर्जी इस लोकेशन पे ज़्यादा है। सबूत क्या? छोड़ के देखो, पता लग जाएगा बॉल को छोड़ के देखो। और जैसे ही हमने इसकी पोटेंशियल एनर्जी को देखा कि यहाँ स्टोर्ड है, छोड़ के देखा तो बॉल चल के जाती है। और चल के जाने वाली एनर्जी जिस बॉडी में चलने का कैरेक्टरिस्टिक होती है उसमें कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक। फिर से कंप्रेस करते हैं पोटेंशियल, फिर छोड़ते हैं तो काइनेटिक। तो क्या देखा आपने? पोटेंशियल टू काइनेटिक एनर्जी है उसमें। अब यही चीज हम इस स्ट्रेच्ड वायर में शो करते हैं। इसको हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगाकर आगे खींचते हैं। इसमें एक स्ट्रेस पैदा होता है जो रिस्टोरिंग फोर्स है। तो अब क्या इस वायर को यहाँ से यहाँ खींच कर लेकर आया, इसकी लेंथ को बदला, क्या इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है? तो आंसर है यस। क्या सबूत? छोड़ के देखो, वापिस आएगा। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी है, टू बी अ फिजिक्स स्टूडेंट वी वांट टू कैलकुलेट इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो आप याद रखेंगे कि किसी भी एनर्जी की कैलकुलेशन हमेशा किससे की जाएगी? वर्क डन से। दैट्स व्हाई। ठीक है, अच्छा। तो किसी भी एनर्जी की कैलकुलेशन को हम करना चाहते हैं, सो वी नीड वर्क डन। इसलिए वर्क डन कितना होता है? सो वी नो वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट। ये अगर दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो ये बन जाएगा F इंटू एक्स। ये फॉर्मूला होता है वर्क डन का, है ना? लेकिन हम इस फॉर्मूले का यूज करके इसके एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये फॉर्मूला एप्लीकेबल तभी होता है जब क्या हो? ये कांस्टेंट फोर्स। जब फोर्स कांस्टेंट होती है तब ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। और यहाँ क्या हो रहा है? फोर्स बदल रही है। जस्ट सोचो स्प्रिंग के बारे में। स्प्रिंग को थोड़ा सा दबाया, फोर्स कम लगानी पड़ी, और दबाने के लिए उतनी ही डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा। फिर सेम अमाउंट करने के लिए उसको और बढ़ाना पड़ेगा फोर्स को, फिर और तेज दबाना पड़ेगा। तो क्या हो रहा है? हर उतनी ही डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे अपनी फोर्स को इंक्रीज करना हो रहा है। हाँ कि ना? यहाँ सोचो, मैं इसको जैसे जैसे खींचता हूँ, कैसे खींचता हूँ? तो आंसर है इसमें लोड लगाकर, है ना? हम इस पर 1 kg लगाएंगे, ये थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक। फिर हम इसको और बढ़ाने के लिए हमें वेट को बढ़ाना पड़ेगा। उतनी ही डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए 1 kg से नहीं होगा, अब 2 kg लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये फोर्स चाहती है कि ये मटेरियल आगे ना बढ़े, तो इसको हराने के लिए हमें फोर्स को बढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ पर फोर्स कैसी है? सो आंसर इज ये वेरिएबल फोर्स। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते वर्क के लिए। हम कौन सी फोर्स के लिए कर सकते हैं? कांस्टेंट फोर्स। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या हो अगर हम इसकी लेंथ को बढ़ाए ही ना, तो फोर्स वेरी करेगी क्या? नहीं करेगी, नहीं करेगी ना वेरी, तो कांस्टेंट फोर्स रहेगी, फिर तो हमें फोर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
ये सब दिमाग में आ रहा है ना? तो सुनो बात ध्यान से। हमने इस वेरिएबल फोर्स को कांस्टेंट बनाने के लिए एक मेथड यूज किया, वी कॉल इट कैलकुलस मेथड। कैलकुलस क्या किया हमने? सुनो बात ध्यान से। हमने किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाया और उसको डिस्प्लेसमेंट किया बहुत छोटा, dx। पता है dx कब आता है? तो आंसर है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करते हैं तो डेल्टा x आता है। लेकिन अगर वही डेल्टा x बहुत छोटा हो जाए, जो जीरो की तरफ अप्रोच करता हो। जीरो की तरफ अप्रोच करने का मतलब कि एक ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक हमने डिस्प्लेस कराया, ये डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा x, ठीक है। अब इस क्वांटिटी को हम जीरो के अप्रोच ले गए, इसी को कह दिया dx, और dx का मतलब है यहां से लेकर के यहां तक चेंज। क्या दिख रहा है ये? तो आंसर है ये अपीयर हो रहा है एज ए, नहीं समझे? अगर हम इसको जीरो के अप्रोच कर दें तो वही लेंथ में चेंज क्या बन जाएगा? एक पॉइंट। अब बताओ पॉइंट की डायमेंशन क्या होती है? नो लेंथ, नो ब्रेड्थ, नो हाइट। तो क्या हमने समझ लिया? हमने समझ लिया कि हम इतनी छोटी डिस्प्लेसमेंट कराएंगे, इतनी छोटी जो कहाँ अप्रोच करेगी? जीरो के बराबर। और उस टाइम पर जो भी फोर्स लगेगी उस फोर्स को हम मानेंगे कि चेंज करने की नीड ही नहीं पड़ी, क्योंकि फोर्स तो हम तब चेंज करते हैं जब क्या कराते हैं? जब इसकी लेंथ में चेंज करते हैं तब क्या लगाते हैं हम? ये, तब हम फोर्स लगाते हैं। तो फिर से फोर्स कब लगाते हैं? जब लेंथ में चेंज करते हैं, तब फोर्स हमें बदलनी पड़ती है। हमने पहले ऑब्जेक्ट की लेंथ को थोड़ा सा बढ़ाया, फिर और बढ़ाने के लिए फोर्स को बढ़ाना पड़ा। तो फोर्स को कब बढ़ाना है? जब उसकी लेंथ को बढ़ाना है, और भी ज़्यादा बढ़ाना है। और हमने अब क्या देख लिया कि लेंथ कैसी है? पॉइंट। और पॉइंट में ये बताओ, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या यहाँ से लेकर के यहाँ तक फोर्स सेम थी? तो आप कहोगे नहीं, बदल रही है हर एक पॉइंट, हर एक इंस्टेंट पे। फोर्स कब नहीं बदलेगी? फोर्स तब नहीं बदलेगी जब ये हो ही ना। आगे तो हमने क्या देख लिया? छोटी छोटी डिस्प्लेसमेंट ले ली, इतनी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कि फोर्स को चेंज करने की नीड ही नहीं पड़ी। और ऐसे हमने इसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, हर एक इंस्टेंट के लिए कांस्टेंट फोर्स, क्योंकि फोर्स लेंथ हमने चेंज ही नहीं की। ये भी लेंथ में चेंज ना के बराबर, क्योंकि ये क्या है? पॉइंट, कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स। तो ऐसे कर करके हमने इस dx को कितनी बार ले लिया? n टाइम्स। तो हमने क्या बोला? फोर्स भी कितनी हो गई? F1 dx प्लस F2 dx प्लस F3 dx प्लस डॉट 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 Fn dx। फिर से समझो, एक पर्टिकुलर dx के लिए कांस्टेंट फोर्स, दूसरा dx के लिए दूसरा कांस्टेंट फोर्स, तीसरे dx के लिए तीसरी कांस्टेंट फोर्स, चौथे dx के लिए चौथी कांस्टेंट फोर्स। तो हमें तो पता है कि यहाँ पर फोर्स अलग होगी, लेकिन ये अलग dx के लिए एक अलग कांस्टेंट, क्योंकि वो बहुत छोटा हो गया है। मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ, समझो इसको। अच्छा हो गया प्ले? अब देखो ध्यान से, क्या फोर्स कांस्टेंट हुई कि नहीं? हो गई। तो मैं क्या कह सकता हूँ? नाउ आई कैन से कि अगर मैं इन सब वर्क डन को, अब कैसा वर्क डन? बहुत छोटा वर्क डन, दूसरा और भी छोटा वर्क डन। क्यों वर्क डन? क्यों? बिकॉज वर्क डन इज कांस्टेंट फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, कांस्टेंट फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ये सारे n तक वर्क डन है, इन सबको ऐड कर दो, यू विल गेट कंप्लीट वर्क डन।
लेकिन इसको n टाइम्स ऐड करना प्रैक्टिकली नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं इसको, इसीलिए हम ये इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। समझ में आए कि हमने dw को क्या लिखा, f टाइम्स dx, और फिर इसको इंटीग्रेट कर लिया। और कहाँ से कहाँ पर, तो आंसर है कि ये वर्क डन 0 से लेकर टोटल वर्क डन कितना w, और किस में चेंज है, डिस्प्लेसमेंट। कहाँ से डिस्प्लेसमेंट, 0 से लेकर डेल्टा एल तक। हाँ कि ना, टोटल लेंथ तो एल है ना, तो डेल्टा एल तक। देखो इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये पूरी लेंथ, और ये पूरी लेंथ है कितनी, डेल्टा एल। कर दिया हमने ना। एक क्वेश्चन, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, ये छोटे छोटे वर्क डन क्या बन जाएंगे, टोटल वर्क डन। इसको इंटीग्रेट करना बचा हुआ है। नाउ टेल मी, हम इसको इंटीग्रेट, फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं कर सकते, क्या करना पड़ेगा, तो आंसर है फोर्स में हमें वो क्वांटिटी ढूंढनी पड़ेगी जो क्या होनी चाहिए, लेंथ वाली। और लेंथ वाली क्वांटिटी को ही ढूंढना इस चैप्टर में हमें इंट्रोड्यूस कराता है इलास्टिसिटी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से। वरना यहाँ तक प्रोसेस हर किसी के लिए सेम है, चाहे वो कोई सी भी ब्रांच हो स्टडी की। अब यहाँ से बदलेगा क्योंकि हम क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एक स्ट्रेच्ड वायर। स्ट्रेच्ड वायर कौन से चैप्टर में है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अब इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ से। अब सुनो, आपने ये पढ़ाई है कि यंग्स मॉडुलस, उसमें यंग्स मॉडुलस क्यों है, क्योंकि ये रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया है। अगर ऐसा है तो यंग्स मॉडुलस क्या होता है, ये स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। बोलो स्ट्रेस कितना, F अपॉन ए, स्ट्रेन कितना, डेल्टा एल अपॉन में एल। ट्रू। नाउ टेल मी, फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा, फोर्स विल बी इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस एरिया मल्टीप्लाई डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। am I right? अब हम इसको इस फोर्स की जगह पर प्लेस करते हैं। चलिए बोलिए कितनी फोर्स, गामा ए डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल टाइम्स डी एक्स। नाउ टेल मी कौन कौन कांस्टेंट है, मॉड्यूलस ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट, वायर का जो भी वायर है उसका एरिया कांस्टेंट। हम उसको इतनी छोटी स्ट्रेच कर देंगे एरिया में चेंज नेग्लिजिबल मानते हैं, बताया था मैंने। तो ये भी कांस्टेंट, और जो ओरिजिनल लेंथ थी वो तो कैसे कैसे बदलेगी नहीं, वो तो वही रहेगी। लेकिन हाँ यह लेंथ तो बदल रही है ना, हाँ वो बदल रही है माना, लेकिन क्या जो इसका एल था, अगर हमने 25 सेंटीमीटर की लेंथ ली है, ठीक, हम उसको खींच के 30 कर देते हैं। अगर हम उसको 30 कर देते खींच, तो न्यू लेंथ है ना, पहले वाली लेंथ कितनी थी 25, क्या वो 20 हो जाएगी पहले वाली, नहीं, वो तो जो रहेगी वही रहेगी ना। न्यू लेंथ 30, 32, 33 हो सकती है। तो ये भी कांस्टेंट, तो वेरिएबल कौन है, डेल्टा एल। जितना खींचेंगे उतना ये बढ़ता जाएगा। तो गामा कांस्टेंट, एरिया भी, एल भी, किसका इंटीग्रेशन होगा, डेल्टा एल का, और डी एक्स के रेस्पेक्ट में। हमें दिख रहा है कि ये एल है वो डी एक्स है, लेकिन एक बात याद दिला दूं, दोनों ही क्या है, लेंथ। इसलिए हम डी एक्स को चाहे तो डी एल लिख सकते हैं, ये मानकर कि डी एक्स इज नथिंग बट डी एल, बिकॉज बोथ आर लेंथ, बोथ आर डिस्प्लेसमेंट। ठीक, दोनों लेंथ हैं तो हम इसको लिख सकते हैं ये चीज़। अब आगे सुनिए, इसको इंटीग्रेट करेंगे डेल्टा एल को, तो डेल्टा एल को इसके रेस्पेक्ट में क्या बन जाएगा, ये डेल्टा एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, लिमिट है इसकी 0 से डेल्टा एल तक। सॉल्व करेंगे, यंग्स मॉडुलस ए, और ये बन जाएगा हाफ, ये 2 बाहर आ चुका है। डेल्टा एल की जगह पे डेल्टा एल रखेंगे तो डेल्टा एल आएगा,
उसका स्क्वायर माइनस डेल्टा एल की जगह पे 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 यंग्स मॉडुलस एरिया लेंथ और ये बचेगा डेल्टा एल का स्क्वायर। So this is our formula which was required। ये क्या है, W वर्क डन, और इसे वर्क डन को हम कह सकते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन दी स्ट्रेच्ड वायर। ये इसको आगे मॉडिफाई करता हूं मैं, ध्यान से देखिएगा कैसे करता हूं। इसका मॉडिफिकेशन सुनिए। एनर्जी स्टोर्ड इन दी वायर इसको हम लिख सकते हैं कि U इक्वल्स टू 1/2 गामा ए यंग्स मॉडुलस टाइम्स ए डिवाइडेड बाय एल, और ठीक है डेल्टा एल स्क्वायर को डेल्टा एल स्क्वायर। अब यहां से मैं यंग्स मॉडुलस को हटाना चाहता हूं, हटा सकता हूं। क्या आ जाएगा बोलिए, इसकी जगह पे आ जाएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। एम आई राइट? मैं क्या कर रहा हूँ, वही एक ही आंसर को मैं अब अलग अलग तरीके से मॉडिफाई करूंगा, जिसकी नीड है वो लेकर आऊंगा। ये बोलो कितना है, एरिया लेंथ डेल्टा एल इंटू में डेल्टा एल। ये सर लो। अच्छा बताओ ये क्या है, स्ट्रेन पहचानो, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। क्या स्ट्रेन है या नहीं? हमने पढ़ा है कि स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो क्या ये स्ट्रेन है कि नहीं है? है स्ट्रेन, तो मैं इसकी जगह पर स्ट्रेन लिख सकता हूं ऊपर। लिख सकता हूं ना, ये और ये कैंसिल, यहां पर क्या बचा 1/2 स्ट्रेस और इनटू में एरिया और स्ट्रेस एरिया टाइम्स डेल्टा एल। अच्छा एक चीज़ और सुनिए यहाँ पर, अगर मैं इस एरिया में, सुनना ध्यान से, मुझे इसमें स्ट्रेन को इंट्रोड्यूस करना है, तो स्ट्रेन को इंट्रोड्यूस करने के लिए मैंने लेंथ से मल्टीप्लाई किया, लेंथ से डिवाइड कर दिया। ये क्या बन जाएगा, स्ट्रेन ये क्या बन जाएगा, वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ। देखो 1/2 स्ट्रेस एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम डेल्टा एल अपॉन एल स्ट्रेन। मॉडिफाई तो कर रहा हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ तो ध्यान सुनिएगा। असल में आपको डेरिवेशन कोई करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर यहीं पर ख़त्म है। तो मैं ये क्यों कर रहा हूँ तो सुनिए, कई बार क्वेश्चन में जो हमारी डिमांड होती है वो ऐसी डिमांड होती है कि वो आपको स्ट्रेन दे देंगे, वॉल्यूम दे देंगे, ये दे देंगे, तो ये सब आपको इंट्रोड्यूस करना होता है। आप इसको चाहे तो अलग से कैलकुलेट करके यहाँ पर रख सकते हो, अगर आपको ये अच्छे से आता है तो अलग से कैलकुलेट करो, यहाँ रख दो, अलग से कैलकुलेट करो, यहाँ रखते जाओ, आपका आंसर आता जाएगा। नहीं तो मॉडिफाई कर लो, ठीक। अच्छा आगे सुनिए, तो ये तो आ गया एनर्जी स्टोर्ड इन दी स्ट्रेच्ड वायर। यही फॉर्मूला आपके बुक में प्रिंटेड है, ठीक है। कई सारे रेफरेंस बुक्स में वो ऐसा कैलकुलेट कर लेते हैं कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल्स टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन।
उस वॉल्यूम को डिवाइड में लेकर आ गए। तो ये क्या बन गया, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोलेंगे, एनर्जी डेंसिटी। तो हमारा सारा खेल इस बात पे अटका हुआ था कि जो हम एनर्जी स्टोर इस वायर में निकालना चाहते हैं किसके लिए वैलिड है, ये वर्क डन कैलकुलेट करो। लेकिन वर्क डन हमेशा कांस्टेंट फोर्स के लिए होता है, बट हियर वी हैड वेरिएबल फोर्स, इसलिए इसको हमने यहाँ तक कैलकुलेट किया। ठीक है, अच्छा अगर हम इसी को स्प्रिंग के लिए निकालना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। स्प्रिंग के लिए देखना चाहते हैं, स्प्रिंग के लिए एक बार देख लेते थोड़ा सा। अच्छा, लेकिन स्प्रिंग के लिए हम तब करेंगे जब हम स्प्रिंग का चैप्टर पढ़ेंगे अभी आगे। वैसे आगे तो है नहीं, मैं स्प्रिंग का आपको अलग से बता दूंगा कि स्प्रिंग में कैसे कैलकुलेट करते हैं, बट ये भी सेम यही आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि स्प्रिंग भी कैसी है, स्ट्रेच करेंगे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, सिंपल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। स्प्रिंग को स्ट्रेच किया तो भी कौन सी प्रॉपर्टी है, मैकेनिकल। इसको स्ट्रेच किया तो भी कौन सी प्रॉपर्टी है, मैकेनिकल। दोनों का एक्शन सेम, क्यों, स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे क्या पैदा होगी, रिस्टोरिंग फोर्स। इसको स्ट्रेच किया तो भी क्या पैदा होगी, रिस्टोरिंग फोर्स, दोनों सेम है। अच्छा एक बार और, एनर्जी स्टोर्ड किस पे डिपेंड करती है कि उसमें स्ट्रेस कितना आ सकता है, स्ट्रेन कितना लाया जा सकता है। तो एनर्जी हम किस में ज़्यादा स्ट्रेस स्टोर कर सकते हैं, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेन ला सकें। मतलब वायर रबर में देखा नहीं, उसको ऐसे खींच के दूर तक रखते हैं और एक बॉल को छोड़ देते सटाक से बहुत दूर तक जाती है। मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी को हम बहुत स्टोर करा सकते हैं, छोड़ेंगे तो फिर वो सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके ठीक है।